हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। इसके पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 यूक्लिड ज्योमेट्री से संबंधित हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक आपको बताया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 और एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल सावधानीपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु है। अगर कोई रेखाखंड है 10 सेंटीमीटर का तो उसका मध्य बिंदु 5 सेंटीमीटर पर होगा। अगर 8 सेंटीमीटर का है तो 4 सेंटीमीटर पर होगा। तो कोई भी रेखाखंड का अगर मध्य बिंदु की बात करें तो एक ही मध्य बिंदु होगा, ऐसा सिद्ध करना है। बच्चों, इसको सिद्ध करने के लिए इसके विपरीत में मान के चलूँगा कि इसका 2 मध्य बिंदु है और बाद में दिखा दूँगा कि वो दोनों बिंदु संपाती है। अगर ऐसा दिखाने में हम समर्थ हो गए तब हम कहेंगे कि रेखाखंड का एक और केवल एक मध्य बिंदु होता है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। मान लेते हैं कि एक रेखाखंड है, मान लिया एक रेखाखंड है ए बी, ठीक है। इसका नाम हमने मान लिया ए बी एक रेखाखंड है और इसका मध्य बिंदु सी है। एक अन्य मध्य बिंदु सी से थोड़ा बगल में हमने सी डैश को मान लिया। क्या मान लिया? सी डैश। यदि सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए सी बराबर क्या होगा? बी सी। बराबर भागों में बांटेगा मध्य बिंदु, ए सी बराबर बी सी होगा। और यदि सी डैश इस ए बी का मध्य बिंदु है तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? ए सी डैश बराबर बी सी डैश, ठीक है। तो सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु मानेंगे तो ए सी बराबर बी सी होगा, ए सी बराबर बी सी होगा। और अगर सी डैश रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु लेंगे, सी डैश अगर रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु लेंगे तो ए सी डैश बराबर बी सी डैश होगा। तो उस केस में हम लोग अगर यहाँ पे देखें, उस केस में अगर देखें तो ए सी डैश को क्या लिख सकते हैं? ए सी डैश और ए सी को क्या लिख सकते हैं? तो अभी जो हम लोगों ने फिगर बनाया कि ये कोई रेखाखंड है ए बी, मध्य बिंदु है सी और एक मध्य बिंदु यहीं बगल में है सी डैश, तो ए सी डैश को हम लोग लिख सकते हैं हाफ ए बी। अगर सी डैश मध्य बिंदु है तो ए सी डैश बराबर हाफ ए बी। और यदि सी मध्य बिंदु है ए बी का तो उस केस में ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं? हाफ ए बी। तो दोनों केस में अगर ये समीकरण 1 देखें, समीकरण 2 देखें, दोनों का RHS क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका LHS भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से ए सी डैश किसके बराबर होगा? ए सी के बराबर। अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या कहेंगे कि सी डैश और सी एक ही बिंदु पर लाई कर रहा है, अर्थात सी और सी डैश एक ही बिंदु पर संपाती है। इससे ये सिद्ध होता है कि एक रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने पहला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखा। आइए 6 में देखते हैं क्या प्रूफ करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में एक आकृति बनी हुई है ए बी सी डी। इस ए डी रेखाखंड पर बी और सी 2 पॉइंट दिखाई दे रहा है और इस प्रकार है कि ए सी और बी डी बराबर है। ए सी जो है बी डी के बराबर है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक
ए से लेकर के सी तक ये वाली भाग और बी से लेकर के डी तक ये वाली भाग बराबर है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर सी डी सिद्ध करना है, ए बी बराबर सी डी सिद्ध करना है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको प्रमाणित करना चाहूँ तो थोड़ा सा फिगर नीचे कर लेते हैं। तो चूँकि ये दिया हुआ आपको ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर क्या दिया हुआ है, बी डी। अगर दोनों तरफ हम बी सी को माइनस कर दें, ठीक है, इधर भी बी सी माइनस कर दें, इधर भी बी सी माइनस कर दें, तो यहाँ पे अगर हम ए सी माइनस बी सी करें और बी डी में भी हम माइनस कर दें बी सी को, ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। आपको दिया हुआ था ए सी बराबर बी डी, हम दोनों तरफ बी सी को माइनस कर दें, ए सी माइनस बी सी कर दें और इधर भी बी डी माइनस बी सी कर दें। तो आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ए सी में बी सी माइनस करने से इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी और इसको हम लोग लिख सकते हैं सी डी। तो यही सिद्ध करना था, आपको दिया हुआ था ए सी बराबर बी डी और सिद्ध करना था ए बी बराबर सी डी। आइए देखते हैं, यहाँ पे प्रमाण है। तो यहाँ पे समीकरण 1 में क्या किया, बी सी घटा दिया दोनों तरफ, तो ए सी माइनस बी सी में बी डी माइनस बी सी कर दिया, तो आपको मिल गया ए बी बराबर सी डी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोग प्रूव कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, कह रहा यूक्लिड की अभिगृहित की सूची में दिया हुआ है, आपने 5वां अभिगृहित में पढ़ा था, 7 अभिगृहित को मैंने पढ़ाया था, अभिधारणा 5 पढ़ाया था। 5वां अभिगृहित में जो दिया हुआ था वह एक सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। क्यों? देखिए, 5वां अभिगृहित हम लोग ने क्या पढ़ा था कि पूर्ण का भाग जो होता है वह हमेशा पूर्ण से छोटा होता है। ठीक है, ये सर्वव्यापी सत्य है। कैसे? तो इसका सॉल्यूशन देखिए, आप स्क्रीन में देख रहे हैं। क्योंकि पूर्ण का कोई भी भाग क्यों ना हो, वह अस्तित्व में पूर्ण से ही आया होगा और तब इसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होगा। जैसे अगर इसका प्रमाण मैं एक उदाहरण से देना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि पिता पुत्र से आयु में बड़ा होता है। इसके लिए कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है कि पिता जो है पुत्र से क्यों बड़ा होता है आयु में। ठीक है, अतः यह पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यह सर्वव्यापी सत्य है। तो 5वां अभिगृहित को सिद्ध करने के लिए इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये ऑलरेडी होगा। और इसके लिए एक उदाहरण मैंने समझाया कि पिता और पुत्र में पिता जो होती है वो पुत्र से आयु में बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये 7 नंबर तक क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 में था। 5.2 में 2 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 5.2 का जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। देखिए बच्चों, यूक्लिड का जो अभिधारणा था कि अगर एक रेखा सीधी रेखा 2 सीधी रेखा पर इस प्रकार गिरे कि एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों का योग 2 समकोण से बड़ा हो। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक रेखा है n, एक रेखा है n, ठीक है, ये L और M पर, रेखा L और M पर पड़ रहा है। इस तरफ एंगल 3 और एंगल 4 जो है इस तरफ राइट साइड में, n के राइट साइड में अगर देखें तो कोण 3 और कोण 4 का मान 2 समकोण से बड़ा होगा। ठीक है, और कोण 1 और 2 जो है, कोण
दोनों को जोड़ेंगे तो वो दो समकोण से छोटा होगा। तो ये यूक्लिड का अवधारणा नंबर 5 में हम लोग पढ़े थे। और इस एल और एम को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़ाने पर बाईं ओर मिलेगा, क्योंकि इधर दोनों कोणों का योग 180 डिग्री से कम है। तो उस केस में जो है हम लोग लिखेंगे कि यदि एल और एम दो रेखाओं को तीसरी रेखा एन काटती है और रेखा एन के एक ही ओर बने दोनों अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम हो तो एल और एम बढ़ाने पर उसी ओर मिलेगी जिस ओर के कोणों का योग दो समकोण से कम होगा। यह अभिधारणा हम लोग 5 नंबर में पढ़े हैं। अर्थात दो भिन्न प्रतिच्छेदित रेखाएं समान रेखा के समांतर नहीं हो सकती। कहने का मतलब आपको जो 5वां अभिधारणा था उसी को लिखना था सरल भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये सॉल्यूशन बताया गया है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं का अस्तित्व, यदि एल और एम दो रेखाओं को तीसरी रेखा एन काटती है और एन के एक ही ओर बने अंतःकोण 1 और 2 का योग दो समकोण हो तो एल और एम रेखा एन के एक ही ओर एक और नहीं मिलेगी। दो समकोण हो तो मतलब दो समकोण से बड़ा नहीं छोटा नहीं बराबर हो तो ये रेखाएं आपस में मिलेगी नहीं। मतलब 1 + 2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। और जब 180 डिग्री होगा तो बच्चों आप पढ़ चुके हैं कि अगर ये दो लाइन है और इसके बीच में कोई लाइन आपको कट कर रहा है इस प्रकार, ये दोनों कोण 90 डिग्री है मतलब 180 डिग्री है, तो ये दोनों रेखाएं जो होती है वो समांतर होती है। तो यही चीज़ यहाँ समझाने का कोशिश किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 का जो छुटा हुआ भाग था और एक्सरसाइज 5.2 का 2 क्वेश्चन समझने का प्रयास किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और ये सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और जो भैया बहन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। आज का क्लास यहीं मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद बच्चों।